नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मनीष शर्मा। जैसा कि मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा चुका हूं, आज हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा है संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। तो जिस विद्यार्थी ने वो चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 1 देख लें और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करें, क्योंकि जब तक चैप्टर नंबर 1 समझ में नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 2 भी समझ में नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों, हम इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 पार्टों में पढ़ने वाले हैं। अब आप पूछेंगे सर क्यों? क्योंकि इसलिए एक तो चैप्टर बड़ा है और आगे की बात मैं बताऊं आपको, चैप्टर बड़ा होने के साथ अगर वीडियो लंबा होता है तो आप इसको आसानी से नहीं देख पाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हम 2 से 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 देशों के बारे में बात बताई जा रही है। तंजानिया, जो अफ्रीका का देश है, वहाँ गांव में एक माम्बा और एक पीटर है जो न्यूजीलैंड का है। तो कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, यहाँ पर इन दोनों देशों के बारे में विभिन्नता बताई जा रही है कि यहाँ भूमि की कैसी होती है। आप भी जानते हैं कि देश अलग होगा तो वहाँ की भूमि में भी परिवर्तन होगा, मृदा का भी होगा, जल का भी होगा, प्राकृतिक वनस्पति का भी होगा और वन्य जीवों का भी होगा। तो ये 2 कहानियाँ जो आपको दे रखी है, इन दोनों के बारे में सिर्फ इतना सा बताया है कि वहाँ भूमि, जैसे कि यहाँ चट्टानी भूमि बता रखी है और यहाँ जो बता रखी है वो एक विस्तृत घास के मैदान पर जो भूमि बताई हुई है कि विस्तृत घास के मैदान पर है। तो यहाँ से आपका कोई सवाल नहीं बनने वाला है। जहाँ से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि कक्षा जो 8 है वो बोर्ड क्लासेज है, इसके किस प्रकार से प्रश्न बनने वाले हैं वहाँ ज़्यादा मैं चर्चा करूँगा। तो आपको सिर्फ ये समझना है यहाँ तो कि जो इन दोनों देशों के अंदर है वो क्या क्या भिन्नताएँ हैं। तो विद्यार्थियों, आपको जो याद रखना है वो देखना आप यहाँ कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या मतलब कम या निर्जन जनसंख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि विरल का मतलब है निर्जन भी ले सकते हैं हम। और निर्जन की मैं बात करूं तो एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, वहाँ लगभग 98% मतलब 98% जनसंख्या, मतलब 98% जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। तो वहाँ जो जनसंख्या है वो नगण्य है, एक तरीके से न के बराबर है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आगे की ओर हम पढ़ते हैं कि भूमि क्या है, कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। देखिए, जैसे प्राकृतिक संसाधन भूमि है, जल है, वायु है, गैसें हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम भी बना दिया है विद्यार्थियों, समझने के लिए थोड़ा सा। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को ये ज़मीन हो गई, ज़मीन का 30% हिस्सा हो गया और ये पानी हो गया। तो पानी का कितना हो गया? पानी के 2, जल के 2, इनका कितना हिस्सा हो गया? 70% हिस्सा हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए, तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 30% भाग भूमि है और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग क्या? आवास योग्य नहीं है। आवास योग्य मतलब रहने के योग्य नहीं है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था अंटार्कटिका वाला, तो वही कंडीशन है। मुख्य भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। या मैंने कहा भूमि और जलवायु के कारण, मतलब कई जलवायु आर्द्र होती है, कई शुष्क होती है, कई नम होती है, कई अति आर्द्र होती है। और वहाँ कई भूमि में पठार होते हैं, कई जनसंख्या पठारी भूमि है, कई उबड़ खाबड़ है, कई पर्वतीय भूमि है, कई मैदान है। तो इस वजह से क्या है, जनसंख्या का वितरण भी क्या पाया जाता है? असमान पाया जाता है। किस कारण से? भूमि और जलवायु के कारण से। चलिए विद्यार्थियों, मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इसको आपको ध्यान रखना है कि उबड़ खाबड़, स्थलाकृति। स्थलाकृति क्या होती है? जैसे कि मैदान है ना, पर्वतों के तिरुढाल है, जलाक्रांत है, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र व सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है। उर्वर मतलब जो उपजाऊ होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक क्लास 8th में तो ही पढ़ रहे हैं, एक भारत में है विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, तो वहाँ भी उपजाऊ क्षेत्र है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हैं। सघन मतलब घने। मैंने यहाँ थोड़ा चित्र बना भी दिया आपके लिए कि भूमि है, भूमि 2 प्रकार की, सघन और विरल। सघन मतलब जो घनी बसी हुई है और विरल मतलब निर्जन, मतलब जहाँ लोग नहीं रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अब भूमि का उपयोग, जैसे कि भूमि का उपयोग सड़कें बनाने के लिए किया जाता है, खनन के लिए मतलब खनिजों के लिए किया जाता है, रहने के लिए किया जाता है,
कृषि के लिए किया जाता है वही क्या कहलाता है, भूमि उपयोग कहलाता है। जैसे कि बात करें कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के, जैसे कृषि है, वानिकी मतलब वन संबंधित है, कृषि खनन है खनिज संबंधित, सड़कों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना, मतलब ये सब जितने भी होते हैं सब कहाँ होते हैं, भूमि पर। अगर भूमि नहीं होते कहाँ होंगे? साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। मैं अंडरलाइन कर रखी है, इसको आपको कॉपी में नोट करना है। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो आप उस कहानी को पढ़ना, मांबा और पीटर वाली। जो मांबा था अफ्रीका में एक देश था तंजानिया, और पीटर था जो न्यूजीलैंड का। फिर आप इनको एक सूची बनाना। भूमि का उपयोग भौतिक कारक, देखिए कारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं भौतिक, एक होते हैं मानवीय। तो भौतिक कारक होते हैं जो अपने आप प्राप्त होते हैं, जैसे कि जल है, जल किसने नहीं बनाया, जल है, वायु है, गैसें हैं, है ना, और खनिज है, मृदा है, स्थलाकृति है। तो आगे देखते हैं। और जो मानवीय होते हैं वो जनसंख्या है और प्रौद्योगिकी है। तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति है, मृदा है, जलवायु है, खनिज है, जल की उपलब्धता है। भौतिक मतलब ये सब काय में आ गए, भौतिक कार्य में आ गए। कौन कौन से? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। अगर आपको पूछ ले किन्हीं दो भौतिक कारकों के बारे में लिखिए तो आप कोई से भी दो लिख देना, मृदा, जलवायु, खनिज, कोई भी दो। और मानवीय कारक दो, जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। जनसंख्या मतलब जो आज तकनीकी बढ़ रही है, सॉरी, प्रौद्योगिकी जो होती है जो आज तकनीकी बढ़ रही है। इसे दो कारक आपके मानवीय हो गए। अब आगे चलते हैं स्वामित्व के आधार पर। अगर आपको पूछ ले स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन सी? भूमि निजी और सामुदायिक। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के। कहने का मतलब ये, और निजी का मतलब जो स्वयं के हाथों में होती है, और सामुदायिक मतलब जिसमें सबका मिला जुला रूप होता है। हम उसको एक तरीके से कह सकते हैं साझा संपत्ति। सामान्य रूप से जैसे इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा है, फल है, नट या औषधीय बूटियों को इकट्ठा करना। इस सामुदायिक भूमि को मैंने बताया आपको, वही आ गया साझा संपत्ति या साझा संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता क्या है? सीमित है। अगर आपको पूछ ले भूमि संसाधन है सीमित या असीमित, तो आप क्या जवाब देंगे? सीमित। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तो सदैव बढ़ रही है, भूमि थोड़ी बढ़ रही है। भूमि तो जितनी थी उतनी आज है। क्या क्षेत्रफल थोड़ी बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल तो जैसे कि भारत का क्षेत्रफल पहले था 32,87,263 वर्ग किमी, वही आज भी वही है। राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किमी, आज भी वही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि थोड़ी बढ़ रही है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, मतलब कई उर्वर भूमि होती है और कई बंजर भूमि होती है। लेकिन वो स्थान के कहते हैं कि हमारे वहाँ खेत की भूमि तो अच्छी है, उस खेत की भूमि बेकार है, वहाँ पैदावार नहीं होता है, वहाँ अच्छी पैदावार होती है। लोगों ने ये हो गया था, हाँ, लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत मतलब भूमि पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, मतलब अनलीगल तरीके से। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, अगर आपको पूछ ले कि कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कौन कौन से कारण हैं, तो आप देंगे जवाब निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। तो आपको ये जानना है यहाँ पर कि निम्नीकरण क्या होता है, कि पेड़ों को काटकर भूमि को साफ करना क्या कहलाता है? निम्नीकरण कहलाता है। वापिस से सुनना कि पेड़ों को काटकर भूमि को साफ करना। भूसंकलन क्या होता है? भूमि का खिसकना, भूसंकलन कहलाता है। मृदा अपरदन, मृदा का कटाव क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। और मरुस्थलीकरण मतलब जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वो कहलाता है मरुस्थलीकरण। जैसे कि हमारे इधर बात करें राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, ये जो लगभग 12 जिले हैं शायद, जो 12 जिले क्या कहलाते हैं? मरुस्थली जिले कहलाते हैं। आप इसको आराम चित्र को देखिए विद्यार्थियों आराम से इसको, कि भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है। देखो पहले ऐसे घर बना होते थे घास फूस के, देखो झोपड़ियाँ सी बनी हुई है, फिर ये पक्के मकान बन गए, 2 मंजिले बन गए, फिर ये 2 से भी 3 मंजिले हो गए, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी आ गई। पहले पशु वगैरह थे, ट्रैक्टर वगैरह से, पहले पशु से खेती हो रही थी यहाँ पर, फिर ट्रैक्टर से खेती होने लग गई, देखो यहाँ पर। फिर कार वगैरह आ गई, बस वगैरह आ गई, फिर धीरे धीरे ट्रेन वगैरह है, देखो कारें कितनी सारी हो गई, और मंजिल देखो मकान कैसे बन गए, फ्लैट्स जो आप चल रहे हैं आजकल, फ्लैट सिस्टम। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि भूमि उपयोग में समय के अनुसार क्या हो गया?
परिवर्तन होता जा रहा है और परिवर्तन होता ही जा रहा है। तो हमें इस भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करना है? तो आप ध्यान रखना कि बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हुआ है? विनाश हुआ है। तो हमें इसको विनाश को रोकना है। कैसे रोकना है? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और भूमि को उर्वर बनाएं। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। इससे एक प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो रहा है। क्यों? भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन ही तो है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। अभी रुकेगा कैसे? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है, पेड़ तो काटे जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। भूमि उद्धार, भूमि का मतलब भूमि का उद्धार किया जाना चाहिए, भूमि की देखभाल की जानी चाहिए। ठीक है, भूमि को उपजाऊ बनाया जाना चाहिए और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग अथवा अति चारण पर रोक, मतलब जो रासायनिक कीटनाशक है उनके उर्वरकों पर रोक लगाई जानी चाहिए। और आदि जो भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। कहने का मतलब ये है, ये भूमि के लिए सामान्य तरीके हैं, इनके द्वारा भूमि संसाधन को बचाया जा सकता है और उसका संरक्षण किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे। कल मैं आपको लेकर आऊँगा आपके लिए मृदा। मृदा मतलब मिट्टी के बारे में कि मिट्टी कैसी होती है, लाल कैसी होती है, काली कैसे होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, और आप घर पर रहें, पढ़ाई करें, आराम से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। कल फिर मुलाकात होगी आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू विद्यार्थियों।